हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। तो बेटा काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था और क्या है कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था तो एग्ज़ाम में हम लोग थोड़ा व्यस्त थे। तो आज लास्ट पेपर था कुल मिलाकर के 10th का भी और 12th का साइंस ग्रुप का, अभी आर्ट ग्रुप का और जो संगीत वाले होंगे शायद उनका अभी बाकी हो। तो 12th का और 10th का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से हुआ है। तो आपको ये भी अपडेट देना थी कि यूपी बोर्ड का जितना अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, किसी ने सोचा नहीं था कि योगी जी के टाइम पे इतना अच्छा पेपर होगा। तो पेपर बहुत ही अच्छा था। आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, जो भी आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप जो है 1-2 दिन खूब जो भी करना हो आपको ना, पूड़ी खानी हो, मूवीज़ देखना हो, कहीं घूमना टहलना हो, तो 2-4 दिन कर लीजिए। और 20 अप्रैल से आप जो 10th में थे वो जो है 11th की पढ़ाई चालू कर दें, क्योंकि बेटा टाइम बहुत कम है, क्योंकि इस बार भी टाइम बहुत कम मिला था ताकि आपका बोर्ड का पेपर तो हो गया, लेकिन अब जो 11th का है, जो 12th का है, वो सारे कंबाइंड हो करके ही आएंगे। क्योंकि अब इस बार से आपका जो है एजुकेशन सिस्टम वाली जो पॉलिसी है वो चेंज हो गई है। अब 10th में बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा यूपी बोर्ड में, तो 9th और 10th वाले भी मेहनत करके पढ़ें, क्योंकि अब उनको 10th में देना नहीं है, अब उनको 10th में एग्ज़ाम नहीं देना है, लेकिन 12th में देना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो ऐसा क्या सर जी 9th और 10th में ऐसे ही पास हो जाएंगे? नहीं बेटा, इंटरनल एग्ज़ाम होंगे, ट्राइमेस्टर वाले ना, हाफ ईयरली वाले, और क्या है ईयरली वाले, मतलब एनुअल एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप अच्छे से 9th से लेकर के 10th, 11th, 12th अच्छे से नीट की, जेई मेंस की ना, बाकी जो तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जिनका 12th का पेपर हो चुका वो भी वेट ना करें बेटा, 17 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम है। जिन्होंने फॉर्म भरा होगा वो अच्छे से रिवाइज अपना कर लें, और जिनको अभी नेक्स्ट ईयर के लिए करना है 2013 के लिए, वो तैयारी चालू कर दें। वेट बिल्कुल मत करिए, इंतज़ार बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इंतज़ार करने से कुछ भी नहीं मिलता। और 100 टाइम्स में नीट 2023 की और नीट 2022 का रिवीजन चल रहा है। नीट 2023 की प्रिपरेशन मतलब चालू हो जाएगी 15 अप्रैल से, और यहाँ पे रिवीजन 2022 का चल रहा है। तो आप आ सकते हैं बहुत ही कम शुल्क में। तो आज हम लोग बेटा अपना वही स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा जो अभी छूट गया था बोर्ड के एग्ज़ाम की वजह से, क्योंकि उसमें हम भी व्यस्त थे। तो चलिए देखेंगे हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। पॉलन के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे बेटा। 2 मिनट ज़रूर सुनिए, क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप पढ़े हैं उसको जितना जल्दी, जितना फास्ट आप रिवाइज़ करने की कैपेसिटी आपकी होगी, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि बेटा पॉलन क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ज़्यादातर के क्या स्फेरिकल ही होते हैं, जिनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर क्या है, आर्किटेक्चर जिसे हम कहते हैं अलग अलग होता है, मतलब बनावट अलग अलग होती है, लेकिन गोले आकार का होता है, 25 से 50 माइक्रोन का होता है। तो उसमें हम लोग देखे थे कि भैया 2 लेयर होती है, आउटर किसको एक्साइन, इनर को इंटाइन कहते हैं। आउटर किसकी स्पोरोपोलिन की बनी थी, इंटाइन किसको सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है। अगर आंतरिक संरचना की बात करें तो उसमें क्या है, अंदर से 2 सेल होती, एक वेजिटेटिव और दूसरा क्या है जनरेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव बड़ा, जनरेटिव छोटा होता है। वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव वाला क्या है सेल घूमता रहता है, जिसे हम जनन कोशिका कहते हैं। तो कायिक कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है उसी में हमारे पास जनन कोशिका तैरती रहती है। तो कायिक कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है इरेगुलर शेप का होता है, और जो जनरेटिव सेल में होता है उसे हम कहते हैं तुर्क, मतलब स्पिंडल शेप की वो कोशिका पूरी होती है। तो 60% एंजियोस्पर्म में क्या है हमारे पास 2 सेल स्टेज में ही क्या हो जाते हैं, पॉलन शेड हो जाता है, मतलब पॉलन झड़ जाता है। बाकी में 3 सेल स्टेज में निकलता है। तो देखे थे उसमें से 2 मेल गैमेट निकलते हैं। अब आगे एक बेटा, अब हम लोग देखेंगे पूरी तरीके से कि पॉलन की संरचना देख चुके, स्पोरोपोलिन क्या होता है देख चुके हैं। जिन्होंने ना देखा होगा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जाइए जो है देखिए, क्लास 12th बायोलॉजी फॉर नीट इस नाम का प्लेलिस्ट बना है, और प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियोज अच्छे से देख सकते हैं विद NCERT की लाइन।
तो साथ में एनसीईआरटी बेटा ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी ही मस्ट है। दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी नोट्स बनते हैं, जितनी भी बड़ी कोचिंगों के थक के आते हैं, जिसे आप स्टडी मटेरियल कहते हैं बेटा, सब कुछ एनसीईआरटी ही होता है और आपका सिलेबस एनसीईआरटी ही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए, दोनों एक है, बस लैंग्वेज थोड़ा अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी वाली समझ में नहीं आएगी या यूपी बोर्ड वाले कहते हैं सर जी इंग्लिश वाली नहीं समझ में आती। बेटा हम दोनों साथ में लेके चलते हैं, आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे। और अब हम हो गए हैं फ्री, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया ख़त्म, अपने कॉलेज से भी मिल गई है मुक्ति। तो अब कहीं न पढ़ाना है न कहीं कुछ करना है, बस आप ही लोगों को पढ़ाना है। तो आपको रेगुलर जो है 1 या 2 वीडियो मिलती रहेंगी, बायो के साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी वीडियो मिलेगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव दे सकते हैं। तो आइए आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, इसके लिए चलते हैं कि मैंने देखो पहले से ही थोड़ा सा लिख लिया है ताकि समय बचे और आपको ये सुविधा भी हो अच्छे से। तो बेटा अभी जब बात आई है कि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम पढ़ रहे हैं पोलन ग्रेन के बारे में, मतलब परागकण के बारे में। तो इसका आधा ही हुआ था पोलन के बारे में, अब आधा हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा है पोलन ग्रेन पार्ट 2, मतलब ये पोलन के बारे में बाकी जो बातें बची हैं, बाकी बातें जो है बची हैं, उसकी बात हो रही है सेकंड पार्ट की। तो देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स ऑफ क्या है, मेनी स्पीशीज़। मेनी स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन्स मतलब बहुत सी प्रजातियों के पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, काजेस सेवरल क्या है एलर्जीज, सेवरल एलर्जीज, सेवर्स एलर्जीज। सेवर्स का मतलब होता है, मतलब बेटा गंभीर, सेवर्स का मतलब गंभीर एलर्जी उत्पन्न करती हैं। अब अभी हम देखेंगे, लोग कहते हैं ना कि हमको धूप से एलर्जी है, हमको धूल से एलर्जी है, हमको जो है बैगन से, किसी को बैगन से, किसी को तो अंडे से, किसी को मूंगफली से एलर्जी। एलर्जी होता है क्या बेटा, एलर्जी का मतलब होता है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी। बॉडी जब किसी चीज़ के बारे लिए, किसी ऐसी चीज़ के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्स करने लगे जिसके लिए वो ज़्यादा सजग हो, तो उसी को हम एलर्जी कहते हैं। मतलब हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी, किसी भी वस्तु के लिए हो सकता है, वो फूल के लिए हो सकता है, घास के लिए हो सकता है, फल के लिए हो सकता है, जंतु जानवर के लिए, धूल मिट्टी के लिए, लिविंग्स नॉन लिविंग्स के लिए, किसी के लिए भी आपकी बॉडी क्या है जल्दी से रिस्पॉन्स दे दे, तो वही हमारे पास एलर्जी होता है। तो जब जल्दी जल्दी हम रिस्पॉन्स देते हैं तो हैबिट ही बन जाती है और वो हमारे लिए क्या होता है, घाटे वाला होता है। तो आप जानते हैं इसिनोफिल्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो पोलन ग्रेन्स ऑफ क्या है, मेनी सेवरल क्या है हमारे पास स्पीशीज, काजेस सेवर्स एलर्जीज, मतलब बहुत से हमारे पास क्या है एलर्जी करने वाले ऐसे पोलन ग्रेन हैं, या बहुत से प्रजातियों के पोलन ग्रेन एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो आप समझ गए होंगे एलर्जी। एंड क्या है हमारे साथ ब्रोंकियल अफेक्शंस, मतलब बेटिया हमारे पास श्वसनी क्या है वेदना उत्पन्न करते हैं। आप ये 2 चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस ना, और क्या है सेवर्स एलर्जीज, गंभीर हमारे पास एलर्जी, और क्या है ब्रोंकियल श्वसनी अफेक्शन हमारे पास उत्पन्न करते हैं एफ्लिक्शंस इन सम पीपल्स, कुछ लोगों में। ऑफन क्या है लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब, क्रोनिक मतलब होता है वो डिजीज जो आपको लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए हो जाए। तो एनसीईआरटी में लिखा है चीरकालिक, क्या है चीरकालिक, लंबे समय के लिए जब ये ऐसा होता है तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कितने हैं बेटा हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में दिया है 2 ना, अस्थमा, अस्थमा को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं दमा, क्या है दमा के मरीज हैं, अस्थमा को ही दमा। और ब्रोंकाइटिस को तो जानते हैं श्वसनी शोथ, तो बेटा ब्रोंकाइटिस को कहते हैं श्वसनी शोथ, मतलब सांस लेने में क्या होती है दिक्कत होती है, शोथ, श्वसनी शोथ को ही हम लोग ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या सूज जाती है, ब्रोंकियोल्स और ये सब क्या है हमारे पास सूज जाते हैं जैसे जैसे फेफड़ा में जाता है। तो बेटा अगर सिंपल सी बात कहें, साधारण तरीके से बात कहा जाए तो ये कहने का मतलब हुआ कि बहुत सी प्रजातियों के जो परागकण होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं, वो एलर्जी उत्पन्न करते हैं।
सब में नहीं, बहुत से लोगों में, कुछ लोगों में, ऐसा नहीं कि सबके लिए एलर्जी उत्पन्न करेंगे, बहुत से लोगों में वो एलर्जी करता है। जैसे अभी कोई दमा का पेशेंट है तो इस समय हमारे पास देखिए आम में आप देख रहे होंगे कि बौर आया था, उसमें उसके अमियाँ लग गई हैं, जिसको हम लोग गाँव भाषा में टिकोरा कहते हैं या अमियाँ कहते हैं। नींब में देखेंगे आप, तमाम चीज़ों में देखिए उसमें उसके फूल आ रहे हैं, तो उसके पॉलन आएंगे, तमाम चीज़ आएगा, उसमें पॉलिनेशन हुआ ना, पॉलिनेशन होगा। तो बेटा ऐसा है कि जो दमा वाले पेशेंट होते हैं उनकी सांस है फूलने लगती है, उनके लिए एलर्जी काज हो जाता है, एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में है, जिसका नाम है पार्थेनियम। क्या कहते हैं बेटा? पार्थेनियम। अब पार्थेनियम को क्या कहा जाता है? कैरेट ग्रास भी कहा जाता है। कैरेट मीन्स गाजर, मतलब गाजर घास, क्योंकि ये गाजर जैसे ही होती है। गांव में हम लोगों ने देखा है कि खेत के मेड़ में क्या है, नहर में चारों तरफ हरी हरी घास रहती है और उसमें क्या है, सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे फूल होते हैं। हम लोग बचपन में इसे जो नोज कील कहते थे, नोज कील का मतलब पुल्ली वाला ना, कि नाक में जो लड़कियां पहनती हैं उसी तरीके से तोड़ तोड़ के उसको खेलते थे। तो पूरे खेत में ही होती है, जिसका नाम है हिंदी में बेटा बहुत ही प्रचलित नाम है, उसे कांग्रेसिया घास भी कहते हैं। तो पार्थेनियम जो होता है एलर्जी उत्पन्न करने वाला होता है। बहुत से लोगों में यह एलर्जी जो है क्रिएट कर देता है और इसका नाम है कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास का मतलब गाजर घास, और इसी को कॉमन नेम में कहा जाता है, गांव देश में लोग कहते हैं कांग्रेसिया घास। ऐसा इसलिए महाराज क्योंकि ये कांग्रेस के ज़माने में ही आई थी। गेहूं जब अपने देश में कम हो गया, गेहूं की पैदावार बहुत कम हुई थी, खाने जो है कुछ था नहीं, तो क्या हुआ, कांग्रेस ने गेहूं मंगाया था ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया वालों ने ऐसा गेहूं दिया था, ऐसा गेहूं दिया था कि शायद क्या है वहाँ के जानवर भी उसको ना खाते रहे हों। तो गेहूँ के साथ साथ, गेहूँ के साथ साथ यहाँ पर वो कांग्रेसिया घास भी आ गई। तो कांग्रेस के ज़माने में आया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया कांग्रेसिया घास। लेकिन आया क्या था? पार्थेनियम ना। तो कैरेट ग्रास, जिसे हम गाजर घास कहते हैं। तो बेटा आपको कहीं ये भी पूछा जा सकता है कि पार्थेनियम का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, या पार्थेनियम का बोटेनिकल नेम क्या होता है, या पार्थेनियम का हम कह सकते हैं साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, इसका नाम है पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में ये दिया नहीं है, इसलिए वहाँ पे केवल पार्थेनियम दिया है, इसलिए मैंने इसका पूरा नाम लिख दिया कि भैया ये पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस है। और बेटा देखो एक मिस्टेक हो गई कि जब हम लोग क्लास 11th में पढ़ें, जब किसी भी बॉटेनिकल नेम या किसी भी साइंटिफिक नेम, किसी भी ना हम लोग बायोलॉजिकल नेम, या वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स, तो हम लोग अगर हाथ से लिखते हैं तो उसको बेटा अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, मतलब दोनों के एक साथ अंडरलाइन नहीं कर सकते। आपने क्लास में लिखा होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा क्लास 11th की बुक में, पहले ही वाले में जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, सेकंड वाले में ना, तो देखेंगे अगर हैंड रिटन बायोलॉजिकल नेम लिखने का रूल होता है कि अगर आप हाथ से लिखेंगे तो उसको एक साथ अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं, उसको अलग अलग ना लिखा। पहला वर्ड है जीनस और दूसरा क्या है? स्पीशीज। तो याद रखिएगा कौन सा? पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस हमारे पास होता है। तो एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अभी ये काफ़ी दिन बाद हम लोग मिले हैं तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया। तो बेटा आइए देखते हैं कि पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज काजेस क्या है? सेवर एलर्जीज, मतलब गंभीर क्या है एलर्जी उत्पन्न करता है ना। एंड ब्रोंकियल एफेलेक्शंस, मतलब ब्रोंकियल मतलब श्वसनीय वेदना, क्या है? श्वसनीय वेदना उत्पन्न करेगा, सांस लेने में आपको तकलीफ होगी, कठिनाई होगी। लोग ऐसे करके सांस लेते हैं जिनकी सांसें फूलती है ना, गांजा सिगरेट वाले। तो इन सम पीपुल्स ना ऑफन लीडिंग, तो क्या होगा अगर ये लंबे समय तक एलर्जी बनी रही, लंबे समय तक एलर्जी बनी रही तो क्या हो जाता है? टू क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, चीरकालिक जिसे हम कहते हैं, रिस्पायरेटरी मतलब श्वसनीय हमारे पास विकार उत्पन्न हो जाता है। डिसऑर्डर मतलब डिजीज नहीं होता बेटा, डिसऑर्डर मतलब ये विकार होता है। तो अस्थमा एग्जाम्पल कौन कौन से है? अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा को हिंदी में बेटा दमा, और ब्रोंकाइटिस को हम लोग श्वसनीय शोथ कहते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस का नाम कैरेट ग्रास भी है और इसे हम लोग कांग्रेसिया घास भी कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में ये गेहूँ के साथ पे आया था। तो अब हम लोग इसको चलिए और आगे देखते हैं कि पॉलन हमारे पास कैसे क्या होता है। तो बेटा अब आगे देख लेते हैं
तो आइए हम लोग देखते हैं अब कि पॉलन की कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ भी हैं। पॉलन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास वो एलर्जी ही काज करता है, पॉलन का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी है। इसीलिए हम लोग क्या है शहद खाते हैं, इसीलिए हम लोग हनी खाते हैं, क्योंकि हनी क्या है पॉलन निकाल के, जिसको हम क्या कहते हैं पॉलन नेक्टर, या क्या है नेक्टर ऑफ निकालते हैं कहाँ से, फ्लावर से। तो फूलों का रस चूस के लाती है और हमारे लिए हनी बनाती है। तो इसीलिए धीरे धीरे हम लोगों में देखो एक विचार आता है कि फल भी खाइए फूल भी खाइए, फल फूल खाइए। लोग फल तो खाते हैं, फूल नहीं खाते हैं, तो बहुत कम ही लोग हैं जो फूल खाते हैं। तो इसीलिए जो है भगवान ने कुछ ऐसा कर दिया कि लोगों को न चाहते हुए भी खिलाया जा सके। तो पॉलन बेटा सिर्फ एलर्जी ही काज नहीं करता, पॉलन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। क्या सप्लीमेंट्स की तरह काम करता है, फूड सप्लीमेंट्स की तरह काम करता है, मतलब पोषक तत्व की तरह काम करता है। हमारे पास जब चीज़ें सही से नहीं मिलती हैं तो हम लोग फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं कि उसमें सारे अवयव सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। तो आइए देखते हैं कि पॉलन की और विशेषताएं क्या हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो बेटा उसी पार्ट्स में पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है पॉलन, क्या है पॉलन। तो अभी हम सेकंड पार्ट पॉलन का पढ़े थे कि पॉलन एलर्जी भी क्रिएट कर सकता है। ये पॉलन का कौन सा फॉर्म हो गया, पॉलन का थर्ड फॉर्म, क्या है मतलब थर्ड पार्ट, सॉरी पॉलन ग्रेन्स का थर्ड पार्ट। पॉलन के पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलन आखिर होता क्या है, जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, वो किस तरीके से जनरेट होता है, किस तरीके से बनता है, क्या है वेजिटेटिव, क्या है जनरेटिव, क्या है स्पोरोपोलिन, उसके पूरे शेप साइज़ के बारे में, उसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था। दूसरे पॉलन के पार्ट में मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने साथ में देखा अगर कहा जाए तो बेटा कि पॉलन एलर्जी भी क्रिएट करता है। किसका पॉलन, बहुत सारी स्पीसीज़ का ना, और बहुत सारे लोगों में, सब में नहीं कुछ लोगों में। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास एनसीईआरटी में दिया है, बस उसी को देखना है, जिसे हम कहते हैं पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस, मतलब कैरेट घास, कंग्रेसिया घास, गाजर घास कहा जाता है। हरा पूरे खेती में रहता है, सभी जानते होंगे। तो पॉलन ग्रेन के तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि पॉलन ग्रेन क्या है फूड सप्लीमेंट की तरह भी काम करता है, जिसमें अब हम लोग देखेंगे पॉलन ग्रेन्स। क्या बेटा, पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स क्या होता है कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। रिच इन न्यूट्रिएंट्स का मतलब आप सभी जानते हैं कि पोषक तत्वों से भरपूर, पोषक तत्वों से भरपूर। और जब पोषक तत्व से भरपूर है तो उसको खाने से हमको पोषण तो मिलेगा ही मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। आइए फिर देखते हैं कि अब ये न्यूट्रिएंट्स की तरह काम कर रहा है, पोषक तत्व की तरह, तो इसके कौन कौन से हमारे पास प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, किस तरीके से हम पॉलन को खा सकते हैं। तो पहला है कि पॉलन टैबलेट्स यूज्ड एज क्या है फूड सप्लीमेंट्स। देखिए ये है पॉलन टैबलेट्स, याद रखिएगा कि आजकल पॉलन गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो पॉलन निकाला जाता है और फिर उसकी टैबलेट बनाई जाती है। तो हम लोग कैसे काम करते हैं, यूज्ड एज क्या है फूड सप्लीमेंट्स। का है फूड सप्लीमेंट की तरह काम कर रहा है भैया। क्यों हम फूड सप्लीमेंट की तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बेटा इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें पोषक तत्व बहुत ही ज़्यादा हैं। आते हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज़, अपनी इंडिया में तो बहुत कम क्योंकि हम लोग गरीब हैं भाई, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है बहुत सारा। हाँ, ये मत सोचो कि इंडिया में बहुत अमीर हैं, जो हैं वो बहुत कम हैं या बहुत ज़्यादा अरबपति हैं, तो लेकिन वो हमारे काम के नहीं हैं बेटा। तो इंडिया को बस आप झूठे कहते रहो कि मेरा देश महान, हम लोग गरीबों की श्रेणी में आते हैं। तो इन वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या है लार्ज नंबर ऑफ, इसका रीज़न आप पूछेंगे तो बाद में बताऊँगा, क्योंकि जिसकी जो है 60% हमारे पास आबादी बिना खाए सो जाए वो गरीब ही होता है। इन वेस्टर्न कंट्रीज होता है लार्ज नंबर ऑफ क्या है पॉलन प्रोडक्ट्स। हमारे पास जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, ये सब की बात करें तो भले चाइना जापान यहाँ पे है एशिया में, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा क्या है मजबूत है, उनके पास क्वालिटी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास क्या है बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। हम लोगों के पास भी है, लेकिन हर आदमी नहीं उतना खा सकता कि वो पॉलन खाएगा, क्योंकि पॉलन का टैबलेट्स बहुत महंगे आते हैं। तो याद रखिएगा कि फूड सप्लीमेंट की तरह ना तो पॉलन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ टैबलेट ही नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें जो है पॉलन से बनाई जाती हैं और उसको खाया जाता है। आपको बता दें कि हमारे यहाँ तो 10 रुपये वाले लिपस्टिक लगाती हैं लड़कियाँ,
लेकिन अमेरिका में या यूके में वो जो लिपस्टिक लगाते हैं वो भी पॉलन से बना रहता है, ताकि उसको जब लगाएं ऐसे करके चाट सकें ना। लगाने के बाद ऐसे ऐसे लड़कियां करती नहीं हैं, मिलाती हैं और पता चला 10 रुपया के पूरा केमिकल चला गया। अब बेटा तो उनको पता है कि ये जाएगा ही जाएगा शरीर में, तो इसलिए वो पॉलन का बना होता है तो महंगे आता है। अब कहो कि सर इसका लैक्मे का ओक्मे का भैया तो वो ख़राब है, कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, सब के सब वो केमिकल्स हैं। तो आते हैं कि पॉलन इन वेस्टर्न कंट्रीज होता है लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन से पॉलन प्रोडक्ट्स हैं, आपको कौन सा उस निकाला जाता है बेटा, बी पॉलन। मतलब बी पॉलन का ऐसा मतलब नहीं कि मधुमक्खी का पॉलन है, मधुमक्खी जिन पराग कणों को लाती है, जिन पराग कणों को लाती है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा जैसे हमारे यहाँ नेचुरल रूप में क्या मिलता है, शहद, जिसे हम लोग हनी कहते हैं, तो शहद मिलता है जिसे हम लोग मधु कहते हैं। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी लाती है। तो वैसे क्या है, वो वाले बी पॉलन, जिस पॉलन को मधुमक्खी लाती है, तो कहो सर मधुमक्खी लाती है, मधुमक्खी खाएगी, इनको कैसे दे देगी भैया, जैसे हम लोग हनी खाते हैं। क्योंकि बी पॉलन होता है ना, हम लोग मधुमक्खियों को भी पालते हैं। तो आते हैं इन होता है द फॉर्म ऑफ, तो बी पॉलन, तो पॉलन प्रोडक्ट्स आपसे पूछा जाएगा कि ये देखो पॉलन प्रोडक्ट्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है और ये मैंने नीचे दिखा दिया कि कौन कौन से पॉलन प्रोडक्ट्स हैं जी पॉलन। इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, जो ऊपर पढ़ चुके, गोलियों के रूप में हो सकता है, एंड क्या है, सिरप के रूप में। टैबलेट और पिल्स दोनों में अंतर है, टैबलेट लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी होती है, गोली क्या है, गोल गोल होती है, छोटी छोटी होती है, तो याद रखिएगा। तो इसीलिए टैबलेट्स और पिल्स में अंतर होता है। तो टैबलेट टैबलेट है और सिरप क्या होता है, तो सिरप भी बनता है और क्या बनता है बेटा, टैबलेट्स भी बनते हैं। अच्छा पॉलन क्या है, पॉलन क्रीम भी आती है और पॉलन पाउडर भी आता है, पॉलन पाउडर भी आता है जिसका नाम है पॉलन शेक। पॉलन पाउडर क्या है, पॉलन शेक, जैसे कहते हैं प्रोटीन शेक, प्रोटीन वाला पाउडर ना, प्रोटीन शेक मतलब प्रोटीन को जूस में, पानी में या दूध में मिला करके हिला हिला के हम लोग ऐसे ऐसे पीते हैं ना, पॉलन शेक चिमूम करने के लिए जब जाते हैं तो उसको पाउडर शेक कहते हैं। है क्या, पॉलन पाउडर नहीं, सॉरी प्रोटीन पाउडर। तो जब अब इसको क्या कहेंगे कि पॉलन का पाउडर होगा तो इसको हम लोग पॉलन शेक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको पॉलन पाउडर और पॉलन शेक भी याद रखिएगा, दोनों एक ही चीज़ है। अब आते हैं बेटा पॉलन पिल्स, पॉलन की गोलियां भी आती हैं, पॉलन की गोलियां भी आती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और सबसे मज़े की बात कि जो रेस वाले घोड़े होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स मतलब आप समझते हैं ना, हमारे पास स्पोर्ट पर्सन, वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, अपनी अंदर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कि अच्छा सा काम, अब रेस वाले घोड़े को दौड़ाते हैं ना, उसमें क्या सट्टा लगता है, बहुत पैसा, बिलियंस रुपीज़ जो है उसमें लग जाते हैं बेटा। तो उनको पॉलन क्योंकि दिया जाता है कि ताकि वो खूब अच्छे से खाएं और क्या है, रेस में अच्छे से दौड़े। अब सर जी स्पोर्ट पर्सन क्या कर सकता है, वो दवाइयाँ लेता था तो डोपिंग का शिकार हो जाता था। डोपिंग का मतलब कि आपने कुछ अपनी बॉडी में मिला लिया है कोई केमिकल्स, क्योंकि डोपिंग को आप एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो डोपिंग का मतलब होता है मिश्रण। तो आपके रक्त में कुछ मिला हुआ पाया जाता है खेलने से पहले और खेलने के बाद आपका ब्लड टेस्ट होता है और आप में के अंदर अगर किसी भी दवा का अवशेष मिल गया, जो ऐसी दवाइयाँ जो बैन हैं, जो बेटा लीगल नहीं है, आपने नशा कर लिया, वो कर लिया, क्यों, क्योंकि आपके जीन लेवल पे वो काम कर देता है और आप अपने धुन में नहीं रहते हैं, चापे चले जा रहे हैं, धन धनाधन धन धनाधन साइकिल चलाते चले जा रहे हैं और आप आगे निकल गए, आप जो है रेस जीत गए, लेकिन आपका वो परफॉर्मेंस ओरिजिनल नहीं था। तो बेटा दवाइयों का जो है इस्तेमाल न करके बहुत से एथलीट्स अब इसका किसका इस्तेमाल करते हैं, पॉलन ग्रेन्स का। तो उनमें क्योंकि पॉलन ग्रेन्स इलीगल नहीं है, लीगल है, क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होगा, सप्लीमेंट्स ज़्यादा होंगे, नई एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और हम अपने काम को और ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। और बेटा घोड़ों को भी खिलाते हैं, किसको, क्योंकि घोड़ों को, रेस वाले घोड़ों को, आम घोड़े को नहीं, क्योंकि कोई सस्ती चीज़ नहीं है, बता रहे हैं महंगी चीज़ है। तो एथलीट्स भी पॉलन का इस्तेमाल करता है और क्या है, हॉर्सों को भी खिलाया जाता है।
तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, एक बार बेटा फिर 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि पॉलन ग्रेन्स किस में होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स में होता है, पोषक तत्व उसमें भरपूर होते हैं। जब उसमें पोषक तत्व भरपूर होता है तो इसलिए उसका इस्तेमाल फूड सप्लीमेंट की तरह किया जाता है। इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास पॉलन प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? जैसे टैबलेट हो सकती है, टैबलेट का इस्तेमाल होता है, सिरप पॉलन की बनती है, पॉलन का क्रीम तक पॉलन का बनता है, पॉलन का पाउडर जिसे पॉलन शेक कहते हैं, और हमारे पास पॉलन पिल्स ना जिसे हम कहते हैं। और एंड टू द इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ, आपसे ये पूछें जा सकता है कि परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए एथलीट्स क्या करते हैं, तो पॉलन का इस्तेमाल करते हैं। और अभी आपको एक बताएं कि पॉलन की लिपस्टिक भी आती है, क्योंकि ताकि वो अंदर जाए तो कोई घाटा ना करे और एनर्जी मिले। तो ये था हमारे पास पॉलन। अब बेटा थोड़ा इसी में और देख लेते हैं कि हमारे पास पॉलन कब तक क्या है। पॉलन जब यहाँ से रिलीज होगा, जब पॉलन कहाँ से, एंथर से निकलेगा, तो वो जा करके भैया स्टिग्मा में पहुँचेगा। अभी हम देखेंगे आगे, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। जब स्टिग्मा तक पहुंचा तो कितने समय तक वो जीवित रहेगा, कितने समय तक जीवित रहेगा। क्या ऐसा है क्या कि एकदम से वो एक बार निकल जाए और ज़िंदगी भर टहलता रहे? जब उसकी मन हो, जब उसकी इच्छा हो, तब वो जा करके हमारे पास क्या कहते हैं, फर्टिलाइज करे, वो हो, तो ऐसा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा देखना है कि हमको इसी में पॉलन वियाबिलिटी को देखना है। विजिबिलिटी आते हैं, तो ये पॉलन हमारे पास क्या हो गया बेटा, पॉलन की हम लोग देख रहे हैं कि विजिबिलिटी कब तक हमारे पास, जिसको हम कहते हैं जीवन क्षमता, कब तक वो जीवित रहेगा, कब तक वो कर सकता है फर्टिलाइज एग को। क्योंकि अभी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मान लो भैया ये हम कह रहे हैं एक छोटका सा एंथर बनाए, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, ये एंथर है एक ठो। अब इस एंथर में पॉलन थे, पॉलन निकला, पॉलन के बारे में भी जानकारी लिए हम, पॉलन का स्ट्रक्चर देखा, शेप देखा, साइज़ देखा, और उसका आर्किटेक्चर देखा, उसके बारे में सारी बातें हो गई ना। पॉलन का ये भी देखा कि पॉलन एलर्जी भी करता है, पॉलन का ये भी देखा कि पॉलन में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए फूड सप्लीमेंट की तरह काम करता है। तो बेटा ये भी तो देख लें कि आखिर पॉलन जीवित कब तक रहता है। निकलने के बाद क्या वो ज़िंदगी भर जीवित रहेगा कि जब उसका मन होगा तब वो स्टिग्मा के पास जाएगा, या स्टिग्मा में चला गया तो वहाँ मेल गैमेट कब रिलीज करेगा, कब एग को फर्टिलाइज करेगा, तो ये भी देखना है। तो इसी को कहा जाता है पॉलन वियाबिलिटी, मतलब क्या है, जीवन क्षमता। विजिबिलिटी भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यस नहीं है, तो कभी कभार ऐसा हो जाता था। तो याद रखिएगा कि पॉलन की हमारे पास वियाबिलिटी क्या होती है, विजिबिलिटी, जीवन क्षमता कितनी होती है, कितने समय तक पॉलन जीवित रहेगा। अब यहाँ पे बेटा पॉलन था, यहाँ पे पॉलन था, और कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे स्टिग्मा मेहरानी है, यहाँ पे स्टिग्मा मेहरानी है। ये स्टिग्मा मेहरानी देखो ऐसे स्टाइल हो गया, ये क्या है, हो गया बेटा ओवरी हो गया, और ओवरी में ही देखो अंड है, ओवरी में ही अंड है, जिसे कि हम कहेंगे ओव्यूल। क्या कहते हैं, अभी अंड इसके अंदर है बेटा, ये क्या है, ओव्यूल है। तो अब यहाँ ये कब तक पहुँचेगा, तो यहाँ से यहाँ पॉलन आना है, ये देखो पॉलन यहाँ पे ऐसे ऐसे आ गया, यहाँ पे पॉलन आया, इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। अभी आगे देखेंगे ना कि कैसे पहुँचेगा, ये थोड़ा सा आपको बताने के लिए कि कब तक पॉलन जीवित रहेगा। तो यहाँ से बेटा ये पॉलन ट्यूब निकालेगा, और जब ये पॉलन ट्यूब निकालेगा तो फिर यहाँ पे जा करके माइक्रोपाइल से, मतलब जनन छिद्र से जाके ओव्यूल में घुस जाएगा, और भैया जो अंड कोशिका है उसको फर्टिलाइज करेगा। लेकिन कितने समय में पहुंच जाना चाहिए, जैसे हम ही लोगों को कहा जाएगा कि भैया चाहिए ये काम करिए, लेकिन ऐसा है पंडित जी, ये काम आपका 1 घंटे में हो जाना चाहिए, या ये काम आपका महीने भर में हो जाना चाहिए, या आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, नहीं तो समझ लो मर जाओगे, नहीं तो फिर तुम्हारा ये काम माना नहीं जाएगा, आपको 1 हफ्ते के अंदर ये काम पूरा कंप्लीट करना है। तो ये जो टाइम दिया गया, ये जो टाइम है, उसी को हम विजिबिलिटी कहते हैं, विजिबिलिटी कहते हैं, इसी को जीवन क्षमता कहते हैं कि कब तक पॉलन जीवित रहेगा, इसीलिए है पॉलन क्या है, विजिबिलिटी।
तो जीवन क्षमता, तो बेटा आइए देखते हैं। आपने देख लिया कि यहाँ से एंथर से परागकोश से न पॉलन निकला और स्टिग्मा पे पहुँचा। अब यहाँ पे तो कब तक दिखेंगे? तो बेटा आपको याद रखिएगा कि जैसे हमारे पास राइस है, हमारे पास वीट है, इसमें वनली बेटा बहुत ज़रूरी है केवल 30 मिनट महाराज, केवल 30 मिनट, 30 मिनट। अगर 30 मिनट सीडिंग होने के बाद, पॉलन निकलने के बाद अगर 30 मिनट के अंदर ये स्टिग्मा से पहुंच करके यहाँ से जो है घुस करके पॉलन ट्यूब निकाल करके अगर 2 मेल गैमीट ओव्यूल को नहीं फर्टिलाइज किया, ओव्यूल में नहीं घुसा, सॉरी अंडकोशिका एग को नहीं फर्टिलाइज किया, तो ये ख़त्म हो जाएगा पॉलन। तो पॉलन हमारे पास याद रखिएगा राइस में 20 और वीट में, मतलब गेहूं में, धान में, इन सब में कितना होती है? ओनली फॉर 30 मिनट्स, केवल 30 मिनट पॉलन निकला तो उसको 30 मिनट के अंदर बेटा पहुंचना ही पहुंचना है। कहाँ पे? स्टिग्मा पे। एक बार जब स्टिग्मा पे पहुंच गया और उसकी वाली पहचान ली इसको कि हाँ ये तो मेरा अपना है, तो बेटा पॉलन ट्यूब को क्या कह देगी? भैया अब तुम निकालो। पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या फीचर्स राइस और वीट में ही बहुत देखेंगे। और बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, और याद रखिएगा जैसे यस सोलोनेसी, एल न आर क्या है? रोजेसी। तो सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी, इसी को हम लोग कहते थे, क्या कहते थे? SLR। क्या है? SLR। जैसे होता है DSLR कैमरा ना, DSLR कैमरा ना, जिससे वीडियो शूटिंग भी होती है, फ़ोटो भी खींची जाती है, बहुत अच्छे से आते हैं। तो DSLR का इस्तेमाल करके लोग वीडियो बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसे पढ़ लिया है, DSLR नहीं SLR। क्या है? SLR। S से बेटा सोलेनेसी, L से लेग्यूमिनेसी, R से रोजेसी। तो आपको फैमिलीज पता होंगे, इसीलिए मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SLR। SLR सोलेनेसी, L से लेग्यूमिनेसी और बेटा रोजेसी, रोजेसी। तो ये हमारे पास सोलेनेसी में, लेग्यूमिनोज में कह भी सकते हैं, लेग्यूमिनेसी में और रोजेसी में विजिबिलिटी कितना होती है? महीने भर, महीनों तक लिखा रहता है, महीना तक चले, ऐसा नहीं कि कई महीने, महीने भर। मतलब यहीं पे मिस्टेक हो जाती है कि महीनों तक, कई महीने नहीं, मतलब इनके कहने का मतलब है कि महीने भर चल सकती है, महीनों तक। एक आध महीना बस, एक आध महीने से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, एक नहीं 5-6 महीना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेटा इसी को आपके NCERT में दिया है, तो क्या कहते हैं? इसी को लिखेंगे फॉर मंथ या महीनों तक। क्या है? फॉर मंथ, महीनों तक, कई महीने नहीं है ये, मतलब महीने भर। तो हिंदी में बेटा इसको लिख लो, बड़ा अच्छा रहेगा। यहीं पे लिख दे रहे हैं महीने भर। क्या कहते हैं? महीने भर। महीने भर में हो जाना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि पॉलन निकल गया अब 4-5 महीना टहलता रहे, नहीं, एक ही महीने की बात हो रही है, महीने भर। तो याद रखिएगा कब तक ये होता है, हम लोग इसको कहते हैं जीवन क्षम। कब तक वो जिएगा, कब तक हमारे पास उसमें क्या होगा। अब बेटा ये पॉलन की बात हो रही, सीड की नहीं। सीड में डोरमेंसी होता है, तो कुछ लोग पढ़ के दिमाग में आ रहा होगा जो पहले से पढ़े हैं कि सर जी फोलिक्स डिप्टाइलिफेरा में 2000 साल, आर्किटेक्चर में क्या है में 10,000 साल। भैया वो डोरमेंसी है, किसके लिए? सीड के लिए। लेकिन ये किसके है? पॉलन के लिए, कि पॉलन कब तक जिएगा। पॉलन वियाबिलिटी, इसको जीवन क्षमता कहते हैं, पॉलन की डोरमेंसी नहीं कहते हैं। तो डोरमेंसी होती है सीड के लिए बेटा, और ये वियाबिलिटी किसके लिए? वियाबिलिटी किसके लिए होती है? पॉलन के लिए होती है। तो धान, गेहूं में, इन सब में हमारे पास केवल 30 मिनट्स, 30 मिनट। और SLR, DSLR की जगह SLR नहीं तो इसको सलवार भी याद कर सकते हैं, सलवार। तो सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी में भैया कितना? महीनों तक, मतलब महीने भर चल सकती है पॉलन
का जीवन अवधि, ये समझ लीजिए। तो हम लोग बेटा अभी पढ़ चुके हैं पोलन के बारे में पूरी तरीके से। अब यहीं पे अभी जो बताए थे, क्योंकि ये पूरा मेल वाला पार्ट था, पूरा किसका था, मेल का वाला पार्ट था, पूरा स्टामिन का पार्ट था। हमारे पास जिसे एंडोसियम के भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टामिन नोन एज क्या है, एंडोसियम। तो इसके बारे में बात हुई थी। तो यहाँ से पोलन ग्रंथ सब कुछ हो गया। अब जो है अगले टर्न से अगली क्लास पे इस महारानी के बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे, जिसे हम पिस्टिल कहते हैं, जिसे हम गायनोसियम कहते हैं। तो अब आपको रेगुलर एक वीडियो, मिनिमम एक वीडियो मिलेगी। आप कहीं भी मत जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए। अगर आप नीट में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। यही है मम्मी, यही है पापा। तो बेटा फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो पे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।